We will start with a quick revision of electric flux and Gauss law, and then we will move ahead with some numericals related to Gauss law. तो सबसे पहले यू मस्ट रिमेम्बर, पता होना चाहिए आपको अच्छे से व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन वी हैव सीन. हमारे पास एक रीजन है जिसमें यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको याद है, याद होना ही चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is basically shown with the help of parallel vectors. So there is a region in which you have uniform electric field. इस रीजन में इस रीजन में you have some area element, एक एरिया एलिमेंट है. इस एरिया एलिमेंट में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे परपेंडिकुलर टू द एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Number of electric field lines passing through a given area element normal to it is defined as electric flux. Then as I told you कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया को नॉर्मल होगा ही, ऐसा नहीं होता है, मे नॉट बी. तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट. लेकिन इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया भी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है. तो हम एरिया को वेक्टर बनाते हैं. एरिया को वेक्टर बनाने के लिए एरिया का डायरेक्शन देना पड़ेगा. तो एरिया का डायरेक्शन हम लेते हैं बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर ऑन द एरिया. तो हमने क्या किया, हमने एरिया पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एरिया को बना दिया वेक्टर. तो दिस इज called as area element. Area element is a vector quantity in which it has magnitude and direction. Direction is normal to the area. The angle between electric field and ds bar is denoted by theta. Denoted by theta. Now that clear? Then फ्लक्स डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट मतलब ई कॉस थीटा कंपोनेंट, ये एरिया से परपेंडिकुलर पास होता है, और ई साइन थीटा ये एरिया को पैरेलल है. तो ई साइन थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम ड्रॉ भी नहीं करेंगे. विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस नॉर्मली थ्रू एरिया इज ई कॉस थीटा. ये जो एरिया है इसके हर एक पॉइंट में से एक ई कॉस थीटा कंपोनेंट पास हो रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी ई कॉस थीटा इनटू डी एस. इसको हमने बोला था फ्लक्स. तो फ्लक्स through a small area ds is small flux d phi which is e cos theta d phi. लेकिन आपको पता होगा a bar dot b bar is ab cos theta, तो e bar dot ds bar is eds cos theta. तो flux through a small area is e bar dot ds bar. तो flux is e bar dot ds bar. ये फ्लक्स याद रखना, ये स्मॉल एरिया में से है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मॉल एरिया, दिस स्मॉल एरिया इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर एरिया. तो हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है, उस बड़े से स्फीयर का ये एरिया एक छोटा सा पार्ट है. तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है, यू हैव अ वेरी बिग स्फीयर and this ds is a small part of this big sphere. Okay. तो अगर इसके सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया तो फ्लक्स यहाँ से भी पास होगा. ऐसा ही एरिया एलिमेंट उसके बाजू में भी होगा, तो फ्लक्स वहां से भी पास होगा. फ्लक्स उसके और नेबरहुड में और एक ऐसा एलिमेंट होगा, तो हर जगह से फ्लक्स पास होने वाला है. तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या किया था आपने, इंटीग्रेशन. टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर d phi over surface. So total flux is integration e bar dot ds bar, right? So total flux is integration e bar dot ds bar. अब according to Gauss law, if you remember, what Gauss law tells us is, Gauss law हमको ये बताता है कि total flux through a surface, टोटल फ्लक्स मतलब फाई या फिर इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार थ्रू अ सरफेस
इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो सरफेस है इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड। सपोज इसके अंदर चार चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ऐसा भी हो सकता है कि Q2 माइनस है और Q3 माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज इज Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। So according to Gauss law, total flux through a closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon zero। एंड इसके बाद हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा था। डेरिवेशन देखने के लिए तो सिंपल डेरिवेशन वाज एक्सट्रीमली सिंपल। तो डेरिवेशन मतलब ये डिराइव करना है, ये प्रूव करना है कि गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया था। वी हैव सिंगल पॉइंट चार्ज, लेट अस से Q। इस सिंगल पॉइंट चार्ज को हमने एक रैंडम शेप के सरफेस में एनक्लोज किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस रैंडम शेप के सरफेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो उसमें से एक स्मॉल पार्ट है ds। और क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है इट इज डायरेक्टेड अवे। और ये भी याद रखना कि ये ds आप जहां चाहो वहां पे ले सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक इट हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन टेक इट हियर, आप इस साइड भी ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज डायरेक्टेड अवे, तो दिस इज ई बार। एंड ये जो ds है, ds का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, बाय ड्राइंग नॉर्मल टू ds। तो दिस इज नॉर्मल टू ds। ये आ गया ds का डायरेक्शन, ds बार। एंड इफ यू सी इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। है दैट क्लियर? गुड। अब ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो पास होगा डी फाई, दैट इज बाय डेफिनेशन ई डी एस कॉस थीटा। बाय डेफिनेशन अभी देखा हमने, इट इज ई डी एस कॉस थीटा। उसमें से ई ई ई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज चार्ज, सोर्स चार्ज, एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ डी एस फ्रॉम Q। तो यहाँ पे आ जाएगा ds cos थीटा। फिर हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को अलग कर लेंगे, ds cos थीटा, ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर को अलग से लिख लेंगे, क्योंकि ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर क्या था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब द एंगल मेड बाय दिस एरिया एलिमेंट एट द सेंटर। ये एरिया एलिमेंट सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा, क्योंकि वो एरिया है, एरिया हमेशा क्या बनाता है, सॉलिड एंगल। तो दैट इज गिवन बाय डी ओमेगा। तो एरिया ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया दैट इज सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, दिस इज नथिंग बट डी ओमेगा। करेक्ट। देन गॉस लॉ प्रूव करने के लिए हमने इस पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में इमेजिन करके रखा है। तो एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे भी है, एक एरिया एलिमेंट यहाँ नीचे भी है। तो पूरा का पूरा सरफेस, दिस कंप्लीट सरफेस कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ सच स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। और इन सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स में से फ्लक्स पास होगा। तो you can imagine the surface to be made up of large number of such small area elements। तो फ्लक्स हर एक में से पास हो रहा है। तो डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई सबको ऐड करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सारे के सारे डी फाई पे। तो यह आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल, व्हाट इज डी फाई, डी फाई इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डी ओमेगा, राइट। तो Q कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी ओमेगा। गुड। देन यू शुड नो
ये जो डी ओमेगा है इसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय द सरफेस एट द सेंटर इज 4 पाई। 4 पाई कैंसल, तो आपको मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन Q क्या था, चार्ज एनक्लोज था, तो चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज हाउ यू शो दैट टोटल फ्लक्स which is integration E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon 0. Hence proved. This is how you can prove Gauss law. So Gauss law याद रखना, total flux मतलब integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon 0. So let us now go ahead with examples related to Gauss law. दो ही एग्जाम्पल है, तो दो एग्जाम्पल पहले कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल 10.8, a charge of 5 coulomb is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. So you have a charge of 1 coulomb. This is charge of 1 coulomb. Let us take Q charge. It is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. तो हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर। हाउ मच 1 मीटर। तो दिस इज 1 मीटर, r इक्वल टू 1 मीटर। आगे बोला है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर। तो ये जो चार्ज है ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस चार्ज विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं रेडियस, आई विल शो रेडियस इन सम डिफरेंट कलर फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बताने हैं। तो यू हैव दिस एज रेडियस r, ये रेडियस r है इसका विच इज 1 मीटर, एंड यू हैव फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, डायरेक्टेड अवे इन ऑल डायरेक्शंस। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा फील्ड है ये, 3 टाइप के फील्ड सीखे थे ना हमने, याद है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल में 2 टाइप थे, रेडियली आउटवर्ड्स एंड रेडियली इनवर्ड। ये कौन सा है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडियली आउटवर्ड्स। आगे बोला है हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड। पहले रेडियस कितना था 1 मीटर, राइट, और अब मैंने 2 मीटर कर दिया, तो हाउ विल द वैल्यू ऑफ फ्लक्स चेंज। तो आपको 2 केसेस सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास चार्ज है कितना 1 कूलम, 1 कूलम। R1 मतलब रेडियस 1 कितना है 1 मीटर। दूसरे केस में, ये केस 1 का डायग्राम हो गया, सिमिलरली केस 2 का डायग्राम भी आप अगर लोगे तो इन केस 2 कुछ नहीं है, सिर्फ इसका साइज डबल कर दिया, इसका रेडियस डबल कर दिया। तो व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल बी द चेंज, कितना चेंज होगा फ्लक्स में, कितना चेंज होगा फ्लक्स में, कितना चेंज होगा, नथिंग। व्हाई नथिंग, फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इसलिए तो रिवाइज किया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। आपने क्या किया, आपने सिर्फ स्फीयर का रेडियस डबल किया, आपने चार्ज चेंज किया क्या। जब तक चार्ज एनक्लोज चेंज नहीं होगा तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सिंपल। तो रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रपल करो, 10 टाइम्स करो, 100 टाइम्स करो, 2000 टाइम्स कर दो, 1 लाख टाइम्स कर दो, फ्लक्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो एनीवेज R2 इज इक्वल टू हाउ मच 2 मीटर। और क्या बताया है, और कुछ बताया है कि चार्ज कितना है 5, तो चार्ज इज नॉट 1 बट 5 कूलम। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू नो। आपको फाइंड करने के लिए बोला है फ्लक्स, तो फाइंड फ्लक्स φ1 इन फर्स्ट केस एंड फ्लक्स φ2 इन सेकेंड केस। तो दोनों केसेस में आपको फ्लक्स फाइंड करना है। तो फाइंड आउट व्हाट इज φ1 एंड φ2। अब फ्लक्स का फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली सिंपल। So what is the formula for flux? Charge enclosed upon epsilon 0. तो सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल है।
तो फ्लक्स इन द फर्स्ट केस इज चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। चार्ज एनक्लोज की वैल्यू कितनी दी है आपको? 5 कूलम। दिस इज 5 कूलम। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻12। तो 5 इक्वल टू 10⁻12 ऊपर जाके 10⁻+12। 5 अपॉन 8.85, 5 अपॉन 8.85। वैसे तो इजी है क्योंकि इसको 9 मान लोगे, 1/9 पता होना चाहिए आपको। तो 1/9 पता है तो हो जाएगा 5 अपॉन 8.85 कितना आ गया? 0.5649। तो दिस इज 0.56 इंटू 10⁻12। ठीक है, 5-6 तक लिखा तो भी चलता है। फ्लक्स का यूनिट क्या था? वोल्ट मीटर, क्योंकि फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसिल, तो वोल्ट मीटर। तो ये आ गया φ1। अब सेकेंड केस φ2 इज द सेम। φ2 is equal to φ1 which is equal to 0.56 into 10⁻12 voltmeter since flux depends on charge enclosed which is same in both the cases, क्योंकि फ्लक्स ये सरफेस के साइज पे डिपेंड ही नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज चार्ज एनक्लोज एंड एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो सेम है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The electric field in a region is given by E bar equal to 5.0 K Newton per Coulomb. Wrong, it is not correct. 5.0 K, what is K? K cap, direction. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स z axis. Calculate the electric flux through a square of side 10 centimeter in the following cases. तो 3 केस है। The square is along xy plane, the square is along xz plane, the normal to the square makes an angle of 45 degree with the z axis. तो मैं एक एक करके बताता हूँ तीनों केसेस। सबसे पहले रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये 3D केस है क्योंकि मैन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स z एक्सिस और प्लेन क्या है? xy। तो जब 3D केसेस हो, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, दैट इज नथिंग बट ड्रॉ 3 डायमेंशंस। ये एक x एक्सिस मान लो, इसको y मान लेते हैं और इसको z एक्सिस मान लेते हैं। तो ये आ गया x, दिस इज z एंड दिस इज y। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, the electric field that we have is directing towards the positive z axis. मैं क्यों पॉजिटिव बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या बोला है? 5 k cap न्यूटन पर कूलम। -5 बोला होता तो नेगेटिव z एक्सिस, +5 बोला है तो पॉजिटिव z एक्सिस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज समथिंग लाइक दिस। वो बॉटम से टॉप जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर माइनस के कैप होता तो वो टॉप टू बॉटम जाता। ओके, तो डायरेक्शन रिलेट करना सबसे पहला काम होना चाहिए। अब आगे बोला है फाइंड द फ्लक्स इन 3 केसेस। तो 3 केसेस है, तीनों केस में हमको फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड में मान लेता हूँ, स्क्वायर का साइड ए है, तो लेट अस से साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर
मतलब कितना 10⁻⁻1 मीटर। तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, देन दिस विल बी 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ तक क्लियर। तो एरिया मिल गया हमको। एरिया क्यों चाहिए? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ईडीएस, अगर डीएस इज स्मॉल एरिया है तो एरिया ही ना वो। अब उसको डीएस बोलो, अब उसको ए बोलो, अब उसको एस बोलो, है तो वो एरिया। तो एरिया ये आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड करना है सारे ही केसेस में फ्लक्स। ऑल द थ्री केसेस यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्लक्स। एंड आई नो फॉर श्योर कि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, एडीएस कॉस थीटा, राइट। फिर मैंने डीएस को क्या बोला यहाँ पे, ए, तो ई ए कॉस थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ए मत बोलो, डीएस बोलो, डजंट मैटर रियली। ओके, देन लेट अस टेक फर्स्ट केस। पहले केस में द स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, द स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन। एक्चुअली वाई एक्सिस इज कमिंग आउट, वाई एक्सिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। उससे पहले ये जो बोर्ड है जिस पे आप देख रहे हो, कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। तो इसके लिए इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, एंड वाई एक्सिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू आउटसाइड दिस बोर्ड। जो ऑनलाइन देख रहे हो, जेड वाई एक्सिस इज कमिंग डायरेक्टली आउटसाइड योर मोबाइल फोन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एंड वाई एक्सिस इज कमिंग डायरेक्टली आउट। तो एक्स वाई प्लेन मतलब ये प्लेन, राइट, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड। और ये जो बोर्ड का प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। तो सबसे पहले प्लेन्स को इमेजिन करना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो पहले केस में बोला था एरिया कहाँ पे रखा है, कौन से प्लेन में है? एक्स वाई। तो एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन। तो 10 सेंटीमीटर साइड है उसका, तो दिस इज लेट अस से 10 सेंटीमीटर। ओके, और ओके, मोर और लेस मान सकते हो, छोड़। देन ये आ गया स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये ए और ये भी गुड, राइट। एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। और एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो? परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो एरिया को मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं, तो एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम। मतलब एंगल कितना है? 0, राइट। तो नंबर 1 रिमेंबर, हमको सबसे पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ई तो पता है और ए भी हमने कर लिया। तो पहले केस में हमको बोला था, केस नंबर 1 सॉल्यूशन, केस नंबर 1, केस 1, एरिया स्क्वायर, स्क्वायर इज इन कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। अब एज अ रूल याद रखना, एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर, बराबर। तो अगर आपके पास स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, उसको परपेंडिकुलर कौन है? जेड एक्सिस। मतलब एरिया का डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस, राइट। तो एंगल कितना? 0, राइट। इन दिस केस, बाय द वे, अगर एरिया एक्स जेड प्लेन में हो तो डायरेक्शन क्या? वाई एक्सिस। अगर एरिया वाई जेड प्लेन में हो तो एक्स एक्सिस। So in this case, the direction of area element, the direction of area element, direction of area element is z-axis, and electric field, and electric field is also along z-axis, is also along z-axis.
therefore theta is equal to 0, therefore cos theta, which is cos 0, that is equal to 1. Therefore electric flux, therefore flux phi is equal to E into A into 1. What is E? 5. What is A? 10 power minus 2. फ्लक्स था किसमें? वोल्ट मीटर में। तो 5 इंटू 10⁻² वोल्ट मीटर, 5 इंटू 10⁻² वोल्ट मीटर। पहला आंसर खत्म, केस 1 खत्म। अब केस 2, केस 2 केस 2 में क्या बोला है आपको? केस 2 में बोला है द स्क्वायर इज अलोंग एक्जेक्ट प्लेन। तो द स्क्वायर इज अलोंग एक्जेक्ट प्लेन, मतलब ये डायग्राम वापस से लिखने वाला है हमको, मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन। तो जो स्क्वायर होगा, दैट स्क्वायर, रिमेंबर दैट स्क्वायर विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी स्क्वायर कौन से प्लेन में बोला ये? विच प्लेन? एक्स जेड प्लेन। तो अगर स्क्वायर एक्जेक्ट प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, स्क्वायर एक्जेक्ट प्लेन में है, तो इसको नॉर्मल कौन से डायरेक्शन में गया? y. So normal is here in this direction along y-axis. So normal is along y-axis. So what is the angle between electric field and area? What is the angle? 90. What is cos 90? 0. Good. So सिर्फ गड़बड़ नहीं हो, because you may not be able to imagine this. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका डायग्राम वापस से दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल क्लियर। वैसे तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, व्हाई नॉट? यू नो व्हाई? यू शुड नो। अगर स्क्वायर खुद एग्जैक्ट प्लेन में है तो फ्लक्स पास ही नहीं होता है इसमें से। क्यों नहीं पास होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? What is definition of electric flux? What is definition of electric flux? Total number of field lines passing through an area normal to it, right? तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में है, एरिया भी उसी प्लेन में है। तो ये ऐसा हो गया। मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स अच्छे से समझना है तो इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कौन से प्लेन में था? एक्स जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? क्या है? जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को नॉर्मली पास हो रहा है क्या? नहीं, जब नॉर्मल पास ही नहीं हो रहा है, पैरेलल पास होता है, इसको पैरेलल बोलते हैं। जब नॉर्मली पास ही नहीं होता तो फ्लक्स कितना? 0, क्योंकि डेफिनेशन क्या था फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड पास नॉर्मल, तो यहाँ पैरेलल पास होता है। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस आंसर, एरिया का डायरेक्शन दिखा देता हूँ मैं। एरिया का डायरेक्शन वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो ये आ गया एरिया का डायरेक्शन। This is area का direction, and you can say the angle between electric field and area is nothing but 90 degree. तो इस केस में सिंपल है, केस 2 थीटा इज 90, therefore flux in this case is E A cos of 90, that is equal to 0। खत्म। तीसरा केस में क्या बोला है आपको? है ना 0 आंसर? यस। तीसरे केस में क्या बोला है? द नॉर्मल टू द square makes an angle of 45 degree with z-axis. Normal to the square makes an angle of 45 degree with z-axis. So case number 3, normal to the square। तो ये स्क्वायर मुझे यहाँ से थोड़ा सा शेप चेंज करना पड़ेगा स्क्वायर का। नॉर्मल टू द स्क्वायर, मैं एक काम करता हूँ, वो चेंज करने की जगह पे मैं सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, खत्म। तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल टू द स्क्वायर, मैंने स्क्वायर को नॉर्मल ड्रॉ किया, उसने कितना एंगल बनाया?
45 with respect to z axis. Suppose ये normal to the square है. This is normal to the square. What is the angle? 45. With z axis मतलब with electric field, क्योंकि electric field is towards z axis. So 45 degree with respect to z axis मतलब with respect to electric field. तो इस केस में simple. What is flux? EA cos of 45. What is cos 45? 1 by, और EA तो फाइंड किया ही है ना आपने, 5 into 10 raised to -2 और 1 by √2. तो 5 by √2 into 10 raised to -2 वोल्टमीटर हो गया. हाँ, इसका आंसर लिखा नहीं है लेकिन इट इज 5 by √2. क्लियर यहाँ तक? गुड, डन. Okay, so let us go ahead with the next topic, that is electric dipole. और remember, I will keep it very light, एकदम easy language में मैं बताऊंगा, लेकिन ये concept अगर समझ में आया तो मैग्नेटिज्म आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे एप्लीकेबल होते हैं सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं. तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या? लेट अस फर्स्ट understand what is electric dipole and the basic concepts related to electric dipole. देखो, मोनो मतलब सिंगल, पोल मतलब चार्ज. तो जब मैं बोलूंगा मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है. डाई मतलब टू, तो डाई मतलब टू, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू चार्जेस. और डाइपोल ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज होता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो. गुड. एंड दीज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस. और डाइपोल आप तब बोल सकते हो, रिमेंबर टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट. इसको डाइपोल नहीं बोल सकते. डाइपोल किसको बोलोगे? जब आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो डेफिनेशन वही लिखा होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो याद रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना डाइपोल नहीं होता. डाई मतलब टू, पोल मतलब चार्जेस, लेकिन डाइपोल का कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज अगर प्लस क्यू है तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू होगा. मतलब +5 -5, +10 -10, +11 -11. ऐसा नहीं हो सकता ये +11 है वो -20 है, उसको डाइपोल नहीं बोलोगे. डाइपोल इज जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड. तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन कर देंगे. तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. कैसे डिफाइन करोगे? कैसे करोगे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance. स्मॉल मतलब फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब मेजरेबल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस is known as electric dipole, is known as electric dipole. तो जैसे हम अर्थ के केस में एक्सिस और इक्वेटर डिफाइन करते हैं, वैसे ही इसके केस में भी एक्सिस एंड इक्वेटर डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एक्सिस ऑफ अर्थ? डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ. मैं अर्थ के दो एक्सिस है, बाय द वे, अर्थ के दो एक्सिस है. नहीं, पोल्स नहीं, अर्थ के दो एक्सिस है. एक है ज्योग्राफिक एक्सिस, एक है मैग्नेटिक एक्सिस. तो इन केस ऑफ अर्थ, यू शुड नो. चलो अब समझाई देता हूँ, आपको पता होना चाहिए. ये जो ऊपर का रीजन है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, और जो नीचे का ये जो रीजन है ये जियोग्राफिक साउथ पोल है. A straight line passing through the poles of
और कौन से पोल्स, ज्योग्राफिक पोल्स इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, करेक्ट, गुड, क्लियर। एंड a straight line perpendicular to this geographic axis is called as equator of earth। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर ऑफ अर्थ। कौन सा इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर, गुड, राइट। बोलोगे दो एक्सिस पे, दूसरा कहाँ गया, दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, आपको पता होना चाहिए, वो आगे सीखना है हमको वैसे, बट अभी बता देता हूँ। अर्थ अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट। हाँ, अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी वेरी बिग बार मैग्नेट। और आपको पता है बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बार मैग्नेट है, और behave as a bar magnet which is tilted with respect to geographic axis। मतलब वो geographic axis के डायरेक्शन में नहीं है, it is tilted, it is tilted by some angle, you know how much, 23 point some degrees, very good। So it is tilted with respect to geographic axis by some angle। तो ये आ गया, ये कौन सा एक्सिस आ गया, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक एक्सिस। डिफाइन कैसे करोगे, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। मैं आगे सीखने है तो अभी बता देता हूं मैं। ये अर्थ का कौन सा साउथ है, जियोग्राफिक साउथ। ये अर्थ का कौन सा नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में पता है क्या आता है, मैग्नेटिक साउथ। और जियोग्राफिक साउथ के पास में आता है मैग्नेटिक नॉर्थ, राइट, उल्टा है ये। देन जैसे यहाँ पे आपने बोला, आपने क्या बोला, आपने यहाँ पे यू सेड अ लाइन परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड एज इक्वेटर। वैसे ही अ लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जस्ट टू रिपीट, a straight line, imaginary straight line passing through geographic north and geographic south of earth is called as geographic axis। A straight line passing through center and perpendicular to geographic axis is called as geographic equator। A straight line, imaginary straight line passing through magnetic north pole and magnetic south pole of earth is called as magnetic axis। A straight line passing through center and perpendicular to magnetic axis is called as magnetic equator। गुड। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया क्योंकि जैसे आप यहाँ पे एक्सिस और इक्वेटर डिफाइन करते हो, आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी एक्सिस और इक्वेटर को डिफाइन करोगे। एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहाँ पे चार्ज, वहां पे पोल, रिमेंबर। यहाँ पे आप क्या बोलते हो, पोल, पोल बोला ना, पोल, इसको भी क्या बोला है, पोल। यहाँ पे पोल कौन है, चार्जेस, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू। यहाँ पे पोल कौन है, नॉर्थ या साउथ, वेरी गुड। तो अगर मैंने बोला बताओ व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल, अ स्ट्रेट लाइन passing through centers of the two charges of a dipole, of an electric dipole is called as axis of dipole। A straight line passing through center of both the charges is called as axis of electric dipole। तो अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने इलेक्ट्रिक लिखा नहीं क्योंकि ये अज्यूम्ड है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हुआ नहीं है अभी तक। मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है, जब चार्जेस मूव होते हैं। हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्जेस मूव है क्या, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, नहीं। तो एक्सेस किसका होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का होगा। तो डिफाइन कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन
a straight line passing through centers of centers of both the charges, both positive and negative charges of dipole, both the charges of a dipole is known as axis of dipole, और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, सिंपल ही है वैसे, लेकिन आगे जाके बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे जिसमें हमको एक्सिस इक्वेटर बार बार लिखा होगा, तो ये पता होना चाहिए कि ये एक्सिस है। तो व्हाट विल बी इक्वेटर बाय डेफिनेशन? जैसे यहाँ पे इक्वेटर था, इक्वेटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये जो सेंटर है, पहले तो मैं सेंटर ऑफ डाइपोल दिखा देता हूँ, मैंने अभी तक दिखाया नहीं। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है O, राइट? देन वेल डिस्टेंस O से नेगेटिव चार्ज L डिस्टेंस पे, पॉजिटिव चार्ज भी L डिस्टेंस पे, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एक यहाँ पे नेगेटिव दिखाया वहां पे पॉजिटिव दिखाया, इज द सेम थिंग, डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। लेफ्ट साइड का ही पॉजिटिव चाहिए, राइट साइड का नेगेटिव चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है उसका। देन a straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator। ये कौन है? इक्वेटर। किसका इक्वेटर? इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटर ऑफ डाइपोल, a straight line passing through, कहां से पास हुआ? सेंटर से। a straight line passing through center of dipole and perpendicular to its axis is known as equator of dipole। Then इसके बाद there is something called as electric dipole moment। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आएगा तो 12th में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आने वाला है। तो ये एक टॉपिक कम से कम 3 से 4 टॉपिक से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले क्या है समझ लो। देखो अब ऐसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। क्यों बोला? क्योंकि दो चार्जेस है, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज, और मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर मतलब मॉड वैल्यू मतलब ओनली पॉजिटिव। तो आप चार्ज चाहे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन the two charges। What is the distance between two charges? L and L। तो कितना? 2L। तो ये जो 2L है ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P is defined as the product of, किसका प्रोडक्ट है? चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और ये है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज नॉट मूवमेंट, इट इज मोमेंट, राइट? नहीं तो मूवमेंट लिख दोगे, मूवमेंट का मतलब अलग है। दिस इज नॉट मूवमेंट, इट इज मोमेंट। कैसे डिफाइन किया? It is defined as the product of magnitude of किसका? one of the charges
of one of the charges, and the distance between the two charges, and the distance between the two charges, between the two charges. Therefore, P is equal to Q into 2L. It is a vector quantity which is directed from negative charge to positive charge. It is a vector quantity which is directed from minus Q to plus Q. अब इसके SI यूनिट भी आप निकाल सकते हो. SI यूनिट ऑफ P R. चार्ज मतलब क्या? कूलम. और लेंथ मतलब क्या? मीटर. तो SI यूनिट ऑफ P क्या आएगा? कूलम मीटर. कूलम मीटर. बराबर. यस यस बोल रहे हो. मैंने कूलम पर मीटर लिखा, आप बोल रहे हो यस. इट इज कूलम मीटर. ओके गुड. तो इट इज कूलम मीटर. और ऐसा यूनिट फाइंड कर लिया तो डायमेंशन भी फाइंड कर लो. डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको चार्ज के डायमेंशन लगेंगे और आपको लेंथ के डायमेंशन लगेंगे. टू का जो डायमेंशन होते हैं ना, ये नंबर है. चार्ज होता है करंट इनटू टाइम. अभी तो बहुत बार कर लिया हमने ये. A1 T1 लेंथ इज L1. तो आ गया A1 T1 L1 M0. हो गया. These are the dimensions of electric dipole moment. यहाँ तक clear? Extremely simple. Nothing. So अभी before we go ahead to next topic, I would like that you tell me what is electric dipole. Two equal and opposite charges separated by small distance is known as electric dipole. What is axis of a dipole? A straight line passing through centers of both the charges is known as axis of dipole. What is equator of dipole? Center of dipole. वहां पे सेंटर ऑफ चार्जेस था, यहाँ पे सेंटर ऑफ dipole and perpendicular to the axis is known as equator. What is electric dipole moment? Product of magnitude of one of the charges and the distance between two charges is called as electric dipole moment. So P equal to Q into 2L. It is a vector quantity which is directed from negative charge to positive charge. SI unit is coulomb meter and dimensions are A1 T1 L1. Very good. अब अगर इतना समझा है तो नाउ बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा मैं बेसिक्स में जाऊंगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये कम से कम पता होना चाहिए. थर्ड लॉ भी पता होना चाहिए. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को बताता है एवरी बॉडी और एनी बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट और इफ इट इज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट. रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. मैंने वेलोसिटी बोला, स्पीड नहीं. वेलोसिटी बोला मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम. मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसी स्टेट में मूव होता रहेगा अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू इट. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. एवरी बॉडी will remain in a state of rest or in a state of uniform motion unless the body is acted upon by an external unbalanced force. क्यों? ये बॉडी है जो या तो रेस्ट में था या तो मूव हो रहा था विद कांस्टेंट वेलोसिटी. उसका स्टेट चेंज नहीं होगा. कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते. सपोज मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या होगा? नथिंग. क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस्ड है. एक्सटर्नल फोर्सेस तो है लेकिन इक्वल बट अपोजिट एंड एक्टिंग एट द सेम पॉइंट.
दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, राइट। टग ऑफ वॉर, एक साइड से एक टीम ने जितने फोर्स से खींचा उतने ही फोर्स से दूसरे साइड से खींचा, तो कैंसलेशन, राइट। क्लियर। तो रिमेंबर, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकंड लॉ बताता है कि मान लो हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? फोर्स इक्वल टू एम ए होगा। क्या होगा? फोर्स इक्वल टू एम ए। तो पहला लॉ क्या बताता है कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट चेंज नहीं होना मतलब मोशन नहीं होगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव होते रहेगा। तो या तो बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन नहीं होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, इन शॉर्ट, राइट। तो फर्स्ट लॉ टेल्स अस the state of a body can only change if there is external unbalanced force, right? And Newton's second law defines what is force. तो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट विल प्रोड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ है इन इट्स बेसिक फॉर्म। आपको क्या पता है? एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, आपको ये पता है। लेकिन एक्चुअली सेकेंड लॉ ये है, इट टेल्स यू इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। फर्स्ट लॉ बताता है अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो स्टेट चेंज नहीं होगा। सेकंड बताता है कि मान लो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर देगा। वेलोसिटी को चेंज करेगा मतलब मोमेंटम को चेंज करेगा। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट होता है। ऐसा होता है कि बॉडी मूव हो रहा है तो मास कम हो गया? नहीं, कांस्टेंट कहाँ जाता है? डेरिवेटिव के बाहर। याद है कि डेरिवेटिव के बाहर लिखते हो कांस्टेंट को। व्हाट इज डीवी बाई डी टी? एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है? एम, मास इनटू एक्सेलरेशन। गुड, राइट। तो अब द आइडिया हियर इज, अगर मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया बॉडी पे जिसका मास एन था, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बराबर। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में इमेजिन करो। यहाँ पे एक टेबल था, टेबल के ऊपर ब्लॉक था, ब्लॉक पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, तो द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग along a along a straight line। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सपोज मेरे पास एक बॉडी है, सिर्फ मैंने शेप चेंज किया बॉडी का, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब मैंने इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगाए इक्वल बट अपोजिट। मैंने इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगाए इक्वल बट अपोजिट, एंड इफ दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, what is the net result? Nothing, cancellation of forces। but remember, अगर मैंने यही दो फोर्सेस दो अलग अलग पॉइंट पे अप्लाई की, रोटेशनल मोशन क्या होगा? अभी रोटेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? रोटेशन प्रोड्यूस होगा। तो ऊपर का फोर्स लेफ्ट में धक्का दे रहा है, नीचे का फोर्स राइट में धक्का दे रहा है, तो दिस बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग, इट स्टार्ट रोटेटिंग, राइट, करेक्ट। तो जो फोर्सेस की जोड़ी है, ये जोड़ी मतलब कपल, राइट। तो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल अनबैलेंस फोर्स चलेगा, राइट। यहाँ पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए कपल चाहिए। सिंगल फोर्स भी जनरेट करता है रोटेशन, वो बाद में देखेंगे। जैसे दरवाजा खोलते हो ना, दरवाजा खोलने के लिए ऐसा कभी किया क्या? एक अंदर से धक्का लगा रहा है, दूसरा बाहर से? नहीं किया ना। वहां पे एक एक्सिस होता है जहाँ पे हिंजेस है, बिजागरे। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दरवाजे को पुश कर देते हैं, एक सिंगल फोर्स लगाते हैं हम लोग, और फिर भी वो दरवाजा रोटेट होता है। तो रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल फोर्स भी चलता है, दो फोर्सेस भी चलते हैं। हम फिलहाल दो फोर्सेस की बात करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे दो फोर्सेस लगने वाले हैं इसके लिए। जब जब रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए दो फोर्सेस लगे, क्या बोलते हैं इसको? कपल। क्या बोलते हैं इसको? कपल। तो यहाँ पे कपल है, दो फोर्सेस है, और दोनों फोर्सेस जब मिलके रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं उसको एक नया नाम है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल।
मोमेंट ये वर्ड सिर्फ तब आएगा जब जब रोटेशन हो, तब आएगा जब जब रोटेशन हो। तो मोमेंट अभी से ध्यान में रखना, 12th का पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। तो वहां पे मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ मतलब क्या, रोटेशन, खत्म, ठीक। यहाँ पे ये कपल क्या कर रहे थे, रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल इतना बड़ा बोलना अभी अच्छा नहीं लगता ना बार बार, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क। रिमेंबर, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क मतलब बेसिकली अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। गुड। अब इस टॉर्क का हमारे टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन है, आज मैं सिर्फ कनेक्शन और बेसिक समझाता हूँ। हमारे पास था डायपोल। डायपोल में कितने चार्जेस है, दो, एक क्या है पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव। अब इमेजिन हमारे पास एक रीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डू यू रिमेम्बर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हो, पैरेलल वेक्टर्स। तो यू ड्रॉ सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स टू शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक रीजन था जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड दैट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नहीं पता होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे आपको, यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट। अरे वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है नेगेटिव पे खत्म होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ एक्सटर्नल, मतलब वी डू नॉट केयर किसने प्रोड्यूस किया, कैसे प्रोड्यूस किया, है बस है, दैट्स इट। वी डू नॉट केयर फॉर द सोर्स ऑफ दिस फील्ड, कहाँ से है, आई डोंट केयर, है इतना पता है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने रख दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे। लेट अस से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। डू यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या था, क्या, 1/4πε0 Q/r²। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, F अपॉन चार्ज, तो व्हाट इज फोर्स, Q इंटू E, करेक्ट। अब डायपोल में दो चार्जेस थे, एक था प्लस क्यू चार्ज, एक था माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। किसका नेगेटिव, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि वो कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव की डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऐसा नहीं बोलते कि दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाषा बोलने की भाषा चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, the positive charge of dipole experiences a force which is given by plus q into e in the direction of electric field। क्योंकि फोर्स कहाँ है, लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट, करेक्ट, है क्लियर। और नेगेटिव चार्ज कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यस, ऐसा नहीं लिखते ना, लेकिन हम क्या लिखते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, करेक्ट। यहाँ पे एक फोर्स था, यहाँ पे एक फोर्स है, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यस। क्यों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, और दोनों चार्जेस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ई भी सेम है और क्यू का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यस। अपोजिट डायरेक्शन है, यस। दोनों अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, यस। तो क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, रोटेट। तो किसको रोटेट करेगा, वो डाइपोल को वो रोटेट करेगा, राइट। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग द डाइपोल, करेक्ट। तो हमको इसका इक्वेशन बनाना है, वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क।
एक्टिंग ऑन किस पे, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed in, कहाँ रखा इलेक्ट्रिक डाइपोल को, in an external uniform electric field। तो जो अगला टॉपिक है उसका टाइटल है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क मतलब रोटेशन। So that we will see in the next question.